कहीं भी आप होते हैं, उस स्थान के साथ मर्यादाएं जुड़ जाती हैं। तो हम सभागार में हैं, डायरेक्टर सर, मैम, सभी हमारे यहाँ महानुभाव हमारे सामने उपस्थित हैं। कब तक हम इस तरह असभ्यता का प्रदर्शन करते रहेंगे? इससे तो यही हुआ ना, यू आर पुटिंग क्वेश्चन मार्क ऑन वी पीपल। हम लोगों पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि हम आपको क्या सिखा रहे हैं। मुझे अच्छा लगा, आपने मेरी बात मानी, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं आशा करता हूं, आशा ही नहीं मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी आप इसी तरह से एक सभ्य विद्यार्थी होने का प्रमाण हमें देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज बेटा 23 मार्च 2024 का दिन है। इस 23 मार्च का ना बहुत बड़ा महत्व है। कोई जानता होली के अलावा क्या है आज का? शहीदी दिवस। हाँ, आज है शहादत दिवस या शहीदी दिवस। शहीद किसे कहते हैं, कोई बता सकता? एक बता दे कोई भी। हाँ बेटा, जान गंवा दे या जान न्यौछावर कर दे। हाँ, जान गंवाना थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। बेटा बैठो बेटा, वेरी गुड। जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान, अपना सर्वस्व, सब कुछ, अपने पैसे, अपनी जमीन जायदाद, अपना भविष्य, अपनी लाइफ, अपना शरीर, तन मन धन सब कुछ लुटा दिया, और उन्होंने इस देश की आजादी को, उन्हें पता भी नहीं था कि हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, तुम्हारे मेरे लिए, हम लोगों के लिए, ताकि हम एक ऐसे देश में सांस ले सकें जो ये कहला सके कि भैया इंडिपेंडेंट इंडिया है, ये स्वतंत्र भारत है। जो लोग उस इच्छा के साथ अपना सब कुछ न्यौछावर कर गए, उन्हें हम कहते हैं शहीद। आज के दिन 3 बहुत बड़े क्रांतिकारी, जिनमें सबसे पहला नाम हम लेते हैं सरदार भगत सिंह का। शहीद ए आजम भी कहा जाता है उनको, शहीद ए आजम भगत सिंह। उसके बाद उनके दोस्त थे राजगुरु, उन्हीं के एक मित्र थे। इन 3 नौजवान युवाओं को आज के दिन शाम को 7:30 बजे फांसी पे, जैसे उनकी ना बेटा फांसी मुकर्रर हुई थी। आप सब जानते हो, जो अंग्रेज थे, इन्होंने हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर को तरीके से स्थापित किया था। जैसे हर काम लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग, चाहे वो गलत काम था, सही काम था, मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर से चलते थे। तो भगत सिंह जो थे ना, 1927 में अंग्रेजों के देश में एक आदमी था जिसका नाम था सर साइमन। उसको और उसके साथ 6 और लोग, टोटल हो गए 7 लोगों को इंडिया भेजा, पानी के जहाज में रवाना किया कि आप जाओ, देख के आओ, इंडियंस के ऊपर रिपोर्ट बनाओ कि क्या इंडियंस के ऊपर हमें और तरीके से काम करना चाहिए। उन लोगों ने हमारे देश में 1919 में, जैसे 2019 गया ना, ऐसे कभी 1919 था, अभी 2019 था ना, कुछ साल पहले, तो ऐसे 1919 में एक बेटा बहुत बड़ा एक, ये मानो कि एक एक्ट टाइप में आया था, रिफॉर्म्स कह सकते हैं, मतलब कुछ बेहतर बनाने के लिए समाज को, 2 लोगों के नाम पर। एक का नाम था मॉन्टेग्यू, एक का नाम था चेम्सफोर्ड। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 2 आदमियों के नाम हैं। इन दोनों ने, एक इंडिया के हेड थे वायसराय, और एक थे ब्रिटेन की महारानी के सचिव, सेक्रेटरी। तो उन दोनों ने रिफॉर्म्स किए। अब उस देश के बड़े लोगों ने कहा कि भैया तुम एक रिपोर्ट बना के लाओ कि क्या वो रिफॉर्म्स ठीक थे या गलत थे। तो हमारे यहाँ पर सर जॉन साइमन, अब ध्यान से सुनो बेटा, ये बात हर किताब में ऐसे नहीं लिखी, कहानी की तरह लिखी है, लेकिन वो याद नहीं होती क्योंकि कहानी नहीं समझाता कोई। तो 1927 के नवंबर में ब्रिटेन में 7 लोगों को उनकी सरकार ने काम दिए, जिम्मेदारी दी कि आप इंडिया जाओ और इंडिया जाके रिपोर्ट बना के लाओ। अब वो लोग यहाँ आए तो 1-2 महीना तो लगता है ना इन कामों में। हमारे यहाँ वो पहुंचे फरवरी 1928 में, और उस जमाने में पानी के जहाज आके ज्यादातर मुंबई पे उतरा करते थे। जैसे अंग्रेज आते तो मुंबई में इनका आगमन होता, ये मुंबई में उतरे। इनके आने से पहले हमारे देश के सब लोगों ने मीटिंग की, जगह जगह पर मीटिंग हुई, और सबने कहा कि भैया हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे कि साइमन कमीशन जो इंडिया के लिए रिपोर्ट बनाने आ रहा है, उसमें किसी इंडियन का नाम क्यों नहीं है, 7 अंग्रेज क्यों हैं। हमने उसको कहा ये ऑल व्हाइट मैन कमीशन है, यानी सारे अंग्रेज। और अंग्रेज क्या मानते थे, इंडियंस एंड डॉग्स
आर इक्वल नॉट अलाउड लिखते थे ना, तो वो इंडियंस का नाम किसके साथ लिखते थे? डॉग्स के साथ। सोचो इतनी जिसके दिमाग में हमारी इज्जत नहीं थी कि वो हमें इंसान की तरह देखे, वो उस रिपोर्ट में हमारे लिए नेगेटिव लिखेंगे, हम पहले से जानते थे। तो हमने डिसाइड किया पूरे भारत ने कि हम इसका विरोध करेंगे। और वो जैसे ही फरवरी में उतरे पानी के जहाज से मुंबई में, तो एक बड़ी भीड़ पहुंच गई जिसने काले झंडे हाथ में लिए हुए थे, उस पर लिखा था गो बैक साइमन, हिंदी में लिखा था साइमन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो वहां लोगों ने नारे लगाए गो बैक साइमन, गो बैक। साइमन एक आदमी का नाम है जो हेड है। अच्छा, वो लोग थोड़े से ना बेटा इस मामले में थोड़े से बेशर्म मैं कह सकती हूँ, क्योंकि भैया उनको ये नहीं था कि हमारी बेइज्जती हो रही है, लोग हमें वेलकम नहीं कर रहे हैं तो हम ना जाएं। वो आए, आप लोग गो बैक साइमन के नारे चिल्लाते रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मुंबई से पूरा भारत कवर करते 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 फाइनली 7-8 महीने बाद अक्टूबर में पहुंच गए लाहौर। लाहौर में एक कॉलेज हुआ करता था बेटा, नेशनल कॉलेज, जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स थे। बढ़िया टीचर पता है कौन होते हैं? बढ़िया टीचर वो नहीं जो कॉपी किताब दिखाते हैं, बढ़िया टीचर वो जो बच्चे के दिमाग को सोचने के लिए मजबूर करें, जो बच्चा सोचे कि मेरे सर ये बात कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, और अपने विचार रखें, किसी की बातों में आके अपने विचार ना बनाए, खुद किताबें पढ़ें, साहित्य पढ़ें, दुनिया को जाने, इतिहास पढ़ें। तो उस कॉलेज में ना बड़े अच्छे अच्छे लड़के तैयार होते थे जो पढ़े लिखे काबिल थे, जो अपनी बात को दमखम के साथ रख सकते थे। उस जमाने में बेटा लड़कियां कम पढ़ती थी, इसलिए मैं बार बार जो शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ वो लड़कों कर रही हूँ। आज तो इक्वलिटी है, बराबरी है, आज तो हर बेटी पढ़ती है और सबको बराबरी से पढ़ने का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन उस जमाने में इतनी औरतें पढ़ती नहीं थी। तो उस कॉलेज के एक टीचर के रूप में काम किया था लाला लाजपत राय जी ने। उन्होंने भी अपने सब लड़कों को तैयार किया। उस टाइम तक ना हमारे देश में सरदार भगत सिंह एक नौजवान युवा लड़के थे, और इन्होंने एक संगठन बना दिया था 1926 में, जिसको नाम दिया गया था नौजवान भारत सभा, शॉर्ट में NBS कह देते हैं हम। लाहौर में बनाया, फिर इसकी ब्रांचेस जगह जगह पंजाब और हर जगह चली गई थी। तो NBS के जितने लड़के थे नौजवान भारत सभा के, और नेशनल कॉलेज से जो पढ़े लड़के थे, वो बहुत ताकतवर थे बुद्धि से। ताकत शरीर में तो होती है, उम्र में बुद्धि से भी बलवान थे। तो उन सब लोगों ने, पूरे इंडिया ने डिसाइड किया हम इसका विरोध करेंगे। विरोध तो हम मुंबई से कर रहे थे, लेकिन लाहौर में थोड़ी सी ताकत ज्यादा थी क्योंकि वहां पे यूथ साथ था। तो तरह तरह की भीड़, सबको पता चला कि भाई जॉन साइमन और उसके जो वो 6 साथी हैं, तो जॉन साइमन ही है, 7 लोग थे, वो ट्रेन से आएंगे। तो ये सब लोग रेलवे स्टेशन के बाहर चले गए और वहां नारेबाजी करने लगे कि भैया साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन, और साइमन कमीशन हाय हाय। अब पुलिस की जिम्मेदारी होती है, जब बड़े बड़े लोग आते हैं ना, तो कोई आम पब्लिक में से उन लोगों को परेशान ना करे। तो पुलिस एक्टिव हो गई, पुलिस ने चारों तरफ अपना लोगों को भेजा, पुलिस वालों को, कि जाओ देखो ये लोग लड़के जो है इकट्ठे होके, कांग्रेस आ रही है, मुस्लिम लीग, ये सब इकट्ठे हो रहे हैं, ये लोग कुछ गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि विदेशी आ रहे थे। मान लो कोई उनको मार देगा तो बेइज्जती तो भारत की होगी ना, उस जमाने की अंग्रेज सरकार की। तो वहां ढेर पुलिस वाले थे। अब जैसे स्टेशन था, स्टेशन तुम लोगों ने देखा है, रेलवे स्टेशन में एक तो होता है प्लेटफॉर्म, एक उसके बाहर भी तो होता है जहाँ सड़क गुजरती है। उस सड़क पे बेटा हजारों का हुजूम उमड़ पड़ा, बहुत बड़ी भीड़। तो पुलिस वालों के हाथ पैर खुल गए। उन्होंने सोचा कि यार इतनी बड़ी भीड़, अगर इन अंग्रेजों को मारने लग गए तो हम कैसे बचाएंगे। तो उन्होंने उस भीड़ को डराने के लिए, धमकाने के लिए, जैसे थोड़ा बहुत गुस्सा किया, लेकिन भीड़ में थे यूथ, नौजवान युवा, उनके टीचर उनके आगे थे जो लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय जी के पीछे बहुत सारे लड़कों का पूरा ग्रुप था। अब जैसे ही वो जॉन साइमन और उसके संगी साथी उतरे ट्रेन से, वो एकदम से तेज से चिल्लाने लगे गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। तो वो भीड़ एकदम से ना बढ़ती बढ़ती उनकी तरफ आने लग गई। तो पुलिस वालों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो ये एकदम से जो है साइमन को या उसके दोस्तों को पकड़ के मारने पीटने लग जाए, फिर हम क्या करेंगे। तो उनके वहां जो हेड थे ना उस जमाने में, जैसे पुलिस में होता बेटा मेन अधिकारी, वो थे स्कॉट नाम के अधिकारी। तो स्कॉट ने तुरंत से देखा कि भीड़ बढ़ रही है और एकदम से तेज तेज नारे लगा रहे हैं। उन्होंने एकदम से ऑर्डर दिया कि इनके ऊपर डंडे बरसाओ, इनको लाठी चार्ज कर दो। वो लाठी चार्ज करने लगे। जो सबसे आगे लीड में थे वो लाला लाजपत राय जी थे। तो जब लाठियां पड़ी, जब वो डंडे बरसाए, तो सबसे पहले जो लाठियां लगी वो लाला जी के सर में लगी। लाला जी की तो उम्र हो गई थी, क्योंकि वो तो 65 के बर्थ था उनका। 65 से मैं बात कर रही हूँ कब की, 1928 की, काफी उम्र हो गई थी ना। अब वो जैसे लाठियां पड़ी, एक तो एकदम से उनके पीछे स्टूडेंट्स ने देखा कि हमारे सर को ये मारना चाहते हैं, और तो उन्होंने एकदम से अपने सर को घेरा, जैसे जैसे उनको बचा के बाहर ले रहे। लेकिन बेटा तब तक उनके सर पे कई लाठियां पड़ गई थी, और उनकी लाठियों के उस वार से उनके सर में इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई।
कई दिन तक वो परेशान रहे। ये घटना है अक्टूबर के एंड की। फिर वो कई दिन तक परेशान रहे, सिर के अंदर जो है ब्लड चल पड़ा कहीं कहीं। और 17 नवंबर की घटना है ये, 1930 की, 1930 था, नहीं 28 की बात करूं, 31 में तो फांसी थी। तो 1928 में 17 नवंबर को उनकी डेथ हो गई बेटा। अब जैसे उनकी डेथ कितना तड़प के हुई, क्योंकि 28 तारीख को लाठीचार्ज में उनको चोट लगी थी और 17 नवंबर तक तो कितना दर्द उन्होंने सहा। तब उन्होंने पता है क्या कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। यानी मैं तो बेशक चला जाऊंगा, लेकिन ये गुस्सा जो मेरे भारतीय लोगों के मन में भर गया, ये इनको यहाँ से निकाल के ही दम लेंगे। और उनकी डेथ के बाद सबने सोचा कि कोई बड़ा स्टेप लेगी भारत की राजनीति। कांग्रेस उस जमाने में सबसे बड़ी पार्टी थी, संगठन था, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ ये कहा कि हमें खेद है, दुख है लाला जी की मृत्यु का, बस। तब भगत सिंह और उनके जितने फ्रेंड्स थे, उनके यार दोस्त थे, उन लोगों ने बेटा 1928 में एक पार्टी बना ली थी, एक संगठन बना लिया था जिसको नाम दिया था HSRA। नई दिल्ली में इसकी बैठक की थी फिरोजशाह कोटला के मैदान में, जो फिरोजशाह नाम के कभी मध्यकाल में सुल्तान ने बनवाया था। तो इन लोगों ने इकट्ठे बैठ के कहा कि भाई हमारे इतने बड़े लीडर का मर्डर हो गया खुलेआम सरेआम, लेकिन किसी ने कोई स्टेप नहीं लिया। तब भगत सिंह ने कहा हम इसका बदला लेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये लगे कि हाँ, गलत के खिलाफ हमने विरोध प्रदर्शन किया, हमने बदला लिया। और बेटा पूरा 1 महीना बीता था। उस महीने का 17 नवंबर को लाला जी गए थे ना, 17 दिसंबर को भगत सिंह और राजगुरु चंद्रशेखर आजाद इन लोगों ने इकट्ठे होके और टारगेट कर लिया कि हम उस आदमी को, अंग्रेज को मार देंगे जिसके ऑर्डर पे लाठीचार्ज हुआ। वो ऑर्डर दिया था एक आदमी ने जिसका नाम क्या था, स्कॉट। लेकिन स्कॉट की शक्ल भगत सिंह नहीं जानते थे, उनको नहीं पता था कि स्कॉट दिखने में कैसा है। अंग्रेज जैसे एक जैसे से ही दिखते थे, हम भारतीय जैसे ना, हमें लगता है अलग अलग हैं। किसी चीनी व्यक्ति से पूछोगे, चाइनीज से, कहेगा सारे इंडियन एक जैसे हैं। जैसे तुम लोगों को भी लगता होगा ना कि चाइना के लोग एक जैसे लगते हैं, उनमें डिफरेंस तो दिखता ही नहीं है। तो ऐसा ही अंग्रेजों के साथ हमें लगता होगा। तो स्कॉट जो था ना, इसका चेहरा नहीं पहचानते थे भगत सिंह। गलती में स्कॉट की जगह सैंडर्स को मार डाला। अब सैंडर्स को मारने के बाद भाग भूग के जैसे तैसे वो बच तो गए, किसी को पता भी नहीं चला, भगत सिंह पकड़े नहीं गए। ये एक फाइल बन गई जिसे नाम दिया गया लाहौर षड्यंत्र केस, क्योंकि मर्डर कहाँ हुआ था, लाहौर में। फाइल बनी, बहुत पुलिस ने कोशिश की कि कहाँ से पकड़े, लेकिन गायब। वो फाइल बंद करके रख दी गई कि भैया हमें पता नहीं चला हमारा इतना बड़ा अफसर किसने मारा। फाइल तो रखी गई, लेकिन भगत सिंह और उनके संगी साथियों के मन में जो गुस्सा था वो काम तो कर ही रहे थे। कुछ दिन के लिए वो अंडरग्राउंड हो गए, किसी को पता नहीं चला किसने मारा, कहाँ गया, कौन था। लेकिन बाद में बेटा काम करने के कारण वो धीरे धीरे करके नोटिस में तो आते। 1928 के दिसंबर के बाद किसी को नहीं पता कि उसमें कौन इन्वॉल्व था। 1929 में ना एक बिल पेश किया गया, पब्लिक सेफ्टी बिल नाम से, जिसमें कि इंडियन क्रांतिकारियों को और बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कानून बनने जा रहा था। तो बटुकेश्वर दत्त, HSRA के एक मेंबर, और भगत सिंह, इन दोनों ने कहा कि हम जाएंगे असेंबली में। असेंबली समझ लो जैसे पार्लियामेंट हाउस है, जैसे आज हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है। तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे और जब वहां बिल पेश करेंगे तो वहां बम फेंक देंगे। मारने के लिए नहीं फेंकेंगे, बम भी अलग अलग होते हैं, पावरफुल बम हो सकता है, कोई हल्का फुल्का, ऐसा बम जो बस धमाका करेगा, किसी की जान नहीं लेगा। और जब वहां पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया गया तो वहां से भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने एक खाली जगह पे बम गिरा दिया, धुआं उठा, तो लोग जो एकदम अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लग गए। चाहते तो भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त भाग जाते वहां से, लेकिन बेटा ये प्लान करके गए थे कि हम भागेंगे नहीं। इन्होंने वहां अपने पर्चे जो है उड़ाने शुरू कर दिए। पर्चों पे लिखा हुआ था इंकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, यानी क्रांति अमर है, क्रांति जिंदा रहेगी हमेशा। अच्छा, वहां जब पुलिस आई तो ये खुद ही गिरफ्तार हुए, इनकी अपनी गिरफ्तारी थी। गिरफ्तारी के बाद फिर इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो अखबारों की सुर्खियों में इनका नाम आया, और भगत सिंह रोजमर्रा के अखबारों के फ्रंट पेज पे न्यूज में आने लग गए। तो लोगों को पता चला कि एक ऐसा नौजवान युवा है जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, और गांधी से थोड़ा हटके काम करने की इच्छा रखता है, और शायद तर्क शक्ति का भी इसका विकास बाकियों से बेहतर है। तो धीरे धीरे लोग ना बेटा इसकी बातों को पढ़ने लगे, इसके विचारों को जानने लगे। लेकिन फिर पुराना केस खुला, इनके कुछ जो इनके संगी साथी थे उन्होंने अंग्रेजों की तरफ से गवाही देनी स्टार्ट कर दी, खुद के ही कुछ साथियों ने इनको फंसवा दिया।
और जब पुरानी फाइलें खुली तो वो लाहौर षड्यंत्र केस की फाइल फिर से निकाली गई, जिसमें की मर्डर की कहानी थी। किसके मर्डर की? सांडर। और फिर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का नाम उसमें आ गया। और अंग्रेजों का एक नियम था कि कोई इंडियन को मारे तो 1000 खून माफ थे, छोड़ देते थे, छोटी मोटी सजा देके। लेकिन कोई भारतीय अगर किसी गोरे का मर्डर कर देता तो उसको कभी भी छोड़ा नहीं जाता था। उसको एक एग्जाम्पल सेट करते थे कि किसी ने अगर गोरे अंग्रेज की तरफ आंख उठा के देखा, मार दिया तो फांसी से कम की सजा नहीं है। और उसी सजा में ये तीनों हमारे नौजवान युवा साथी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी की सजा मुकर्रर हुई। इनका पूरा संगठन एकदम से बिखर गया और पूरी कोशिश कर दी, पूरी जान लगा दी चंद्रशेखर आजाद ने। आजाद और भगत सिंह अच्छे दोस्त थे, दोनों में 1 साल का गैप था। भगत सिंह का बर्थ ईयर है 1907 और उनका बर्थ ईयर था 1906। दोनों दोस्तों ने बड़ी मेहनत से संगठन खड़ा किया था, HSRA, ढेर सारे लड़के जोड़े थे। लेकिन जब ये संगठन दिखा कि यार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और ढेरों लड़के पकड़े गए क्रांतिकारी, तब आजाद ने पुरजोर कोशिश की कि कैसे ना कैसे करके मैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी को टलवा दूं, चाहे उम्र कैद की सजा हो, काला पानी भेज दें, सेल्यूलर जेल, अंडमान निकोबार, लेकिन फांसी ना दें। इस चक्कर में बेटा वो मिलने गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू से। लेकिन फिर मैंने आपको सुनाई होगी कभी वो कहानी कि एल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया और आजाद ने एक बात बहुत पहले कही थी कि आजाद जो है, उनका अपना नाम का आजाद का क्या अर्थ था कि मैं हमेशा आजाद रहूंगा। उन्होंने कहा था अंग्रेजों के पास वो गोली नहीं बनी जो मुझे मार सके। और मैंने आपको ये कहानी सुनाई होगी कि जब पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया, उनकी गोली खत्म हो गई, तो वो एक गोली अपने लिए रखते थे कि कभी अगर ऐसे हालात पैदा हुए तो मैं अंग्रेजों की गोली से नहीं मारा जाऊंगा, ना मैं पकड़ा जाऊंगा, जीते जी अंग्रेज मुझे पकड़ नहीं सकते। तो लास्ट गोली से उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया। तो ये फरवरी की घटना है। फिर मार्च में 24 तारीख को फांसी दी जानी थी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को। लेकिन 23 तारीख की शाम को 7:30 बजे, हम इंडियन संस्कृति में पता है क्या मानते हैं कि जब सूरज ढल जाए ना तब अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए, उससे इंसान की आत्मा को शांति नहीं मिलती, ऐसी हमारी मान्यता है। आप अपने घर में, गांव में देखो, किसी बुजुर्ग की डेथ अगर शाम को होती है 6 बजे 7 बजे, तो उसका अंतिम संस्कार इसके शाम के बाद नहीं करते, सुबह तक उसको फिर घर में रखते हैं। तो हमारी ना संस्कृति का हिस्सा है बेटा। लेकिन अंग्रेज इतने घटिया थे कि उन्होंने 7:30 बजे इन तीनों को रात में फांसी दी। 7:30 बजे तो दिन पूरा ढल जाता है, रात हो जाती है। और फिर ये सोच के कि कहीं इंडियन जो बाहर आ गए थे पुलिस स्टेशन के, ये गड़बड़ ना कर दें, उनको पीछे के दरवाजे से ले गए और अंतिम संस्कार भी नहीं किया। जैसे हमारे हिंदुओं में ना ये माना जाता है कि 16 संस्कार होते हैं। जन्म में जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो पहला संस्कार है, और जिस दिन उसकी सांस खत्म हो जाती है उस दिन अंतिम संस्कार होता है। ये 16 संस्कार हैं। जिसके जीवन में 16 संस्कार होते हैं ना, उसके जीवन को मानते हैं कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इनकी डेड बॉडी को इज्जत के साथ विदा नहीं किया, उसको फटाफट से जैसे उसमें बांध के पोरों में और कुल्हाड़ी से पीसेस में काट दिया और फिर उसमें मिट्टी का तेल छिड़का एक नदी के किनारे और उनमें आग लगा दी। तब तक वो भीड़ वहां आ गई। अंग्रेजों ने देखा ये भीड़ हमें मारेगी, क्योंकि वो तो देखेंगे नहीं क्या हो रहा है। तो उन्होंने वो आधे जले जो शरीर के अवशेष थे ना, वो उठा उठा के पानी में फेंक दिए बेटा। बहुत थोड़े से कुछ मिला था अवशेष के नाम पे, बाकी मिला नहीं था। तो सोचो जिन लोगों ने, जिन नौजवान साथियों ने अपना जीवन पूरी तरह से न्यौछावर कर दिया भारत के लिए, आज का वो दिन था। अब वैसे तो ये दिन दुख का है, लेकिन अब दुख कब तक मनाएं? अब इस चीज को पॉजिटिव सेंस में लें और ये डिसाइड करें कि उनके जो सपने अधूरे रह गए, वो क्या कहते थे? वो कहते थे भारत इतना खूबसूरत हो, इतना प्यारा देश हो, जहाँ हर इंसान समझदार हो, जहाँ बच्चे खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें, अलग अलग विधाएं सीखें, कोई पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, कोई स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, कोई पेंटिंग अच्छी करे, कोई बहुत अच्छा डांसर बन जाए, कोई बहुत अच्छा सिंगर बन जाए। हर बच्चे का कैलिबर अलग है और एक सुंदर देश तभी बनेगा जब हम सब मिलकर इस देश को सुंदर बनाना चाहेंगे। अपने अपने ना बेटा व्यवहार को बदलना हमारा टारगेट होना चाहिए। अभी जब हम आए तो सर आपको बता रहे थे कि क्या हमारे तौर तरीके हों, जब हम पब्लिक के बीच में बैठते हैं तो हम किस तरीके से बैठे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो। ये छोटी छोटी बातें ना हमें बेहतर इंसान बनाती हैं। अच्छे और बुरे इंसान में बस थोड़ा सा ही फर्क होता है।
अच्छे इंसान कैसे बनते हैं? जो टीचर्स की और बड़े लोगों की बातों को ध्यान से सुन के उनको पर्सनालिटी का पार्ट बनाते हैं, अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं। और बेवकूफ कौन रह जाते हैं? जो टीचर कुछ भी कह रहा है, मुझे क्या करना है, टीचर अच्छी बातें बता रहा है, बैठ के नेल बाइटिंग कर रहा है, कोई अपने बालों को खुजा रहा है, कोई कंधे झुका के बैठा है। जब बैठो तो ऐसे बैठो कि तुम दिखे कि तुम किसी चीज को सीखना चाहते हो, सुनना चाहते हो। और बेटा ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये तुम्हें आगे जाके बहुत हेल्प करेगी। कल को जब तुम इंटरव्यूज में जाओगे, कहीं तुम जॉब के लिए जाओगे, तुम कोई बिजनेस करोगे, तो तुम्हारे खड़े होने का तरीका, बात करने का तरीका, पर्सनालिटी, ये बड़ा मैटर करती है। और ये बड़े होके नहीं संभल सकती, ये बचपन से काम करना पड़ता है अपने ऊपर। अपने आप को बेहतर बनाना है ना, तो थोड़ा सा काम करना सीखो अपने ऊपर, अच्छे बच्चे बनो। जब तुम अच्छी अच्छी चीजें सीखोगे, पर्सनालिटी अच्छी बनाओगे, तो तुम देखना कुछ सालों में तुम अलग ही नजर आओगे। जो बहुत अच्छे और खराब लोग हैं ना, उनके तौर तरीके से पहचाने जाते हैं। कोई इंसान सिर्फ एंट्री भी करेगा ना, तो समझदार आदमी बता देगा कि ये बेवकूफ है या ये बुद्धिमान है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपके पार्ट ऑफ पर्सनालिटी बचपन से बनती जाती हैं। तो जितनी कहानियां यहाँ सुनाई जाए ना, उन सबको ध्यान से सुना करो। आज की कहानी समझ में आई? कहानी सच में घटित हुई थी। कब? 23 मार्च 1931 को 27 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, 28 में वो यहाँ आया, 28 में स्कॉट की हत्या हुई, सैंडर्स की हत्या हुई, और हमारे लाला लाजपत राय जी शहीद हुए। फिर उसका बदला इन्होंने लिया था 28 में दिसंबर में 1928 में, जिसकी वजह से फांसी की सजा हुई थी। फिर 24 को मुकर्रर, पर 23 तारीख को आज ही के दिन शाम के 7:30 बजे इनको फांसी पे लटका दिया गया था। तो आज के दिन इनको याद करना है और ये सोचना है कि वो इतना कर सकते हैं, तो हमें तो थोड़ा सा करना है, बस अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है। उन्होंने अपनी लाइफ इस देश के लिए न्यौछावर कर दी। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि अपने काम को ढंग से करना, खूब पढ़ो लिखो, अच्छे काम करो, अच्छे बच्चे बनो, ताकि आगे जाके अच्छे इंसान बनो। ठीक है, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है। थोड़ी सी बातें मैं भी करूं तुम्हारे साथ? वेरी। जब ऐसे जैसे बबीता मैम ने बताया, अभी थोड़ी देर पहले गुरुजी बता रहे थे आपको, अलग अलग बातें समझा रहे थे, उससे पहले भी कुछ टीचर्स ने बोला होगा, ऐसे बताया था तुम्हें? अभी बबीता मैम ने कुछ बताया? तो ऐसे है ना, क्लास में दो टाइप के बच्चे, हमें यहाँ खड़ा होकर के ऐसे देख रहा था। कुछ लोग ऐसे बैठे थे, कुछ लोग ऐसे बैठे थे, कुछ लोग ऐसे लेटे थे, कुछ लोग टेढ़े बैठे हैं, कुछ लोग सीधे बैठे हैं, है ना? ऐसे बैठे हैं, सारे सीधे बैठे हैं, ऐसे गड़बड़ होती है, ऐसे पहचान होती है। कुछ बच्चे बनेंगे अच्छे, कुछ बच्चे बनेंगे खराब। दूसरे नंबर पर कुछ लोग तो बबीता मैम की बातें, सर की बातें ध्यान से सुन रहे थे, और कुछ लोग ध्यान से बातें नहीं सुन रहे थे। अब जो बातें ध्यान से नहीं सुनेगा तो उसको कैसे आएगा? तुम लोग जीवन में सक्सेसफुल बनना चाहते हो कि ऐसे कैसे रहना चाहते हो? तो सक्सेसफुल बनने का तरीका क्या है? जब कोई भी टीचर तुम्हें कोई बात बताए तो उसको ध्यान से सुनो। अब देखो ये क्या कर रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है तेरा? तू ही नहीं सुन रहा। सबने सक्सेसफुल बोला, तूने बोला नहीं, क्योंकि सुन ही नहीं रहा। अब जो सुनेगा नहीं, बोलेगा नहीं, रिस्पॉन्स नहीं देगा, तो वो कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? और जो बोलेगा वो सक्सेसफुल, समझदार। दो तीन बातें मुझे बता रही है, तुम्हें छोटी छोटी बातें बताऊं? क्या ये हमारा देश है? क्या नाम है हमारे देश का? हमारे देश का नाम भारत। इंडिया, संविधान में लिखा हुआ इंडिया, दैट इज भारत। क्या लिखा हुआ है? हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया, दैट इज भारत। भारत हमारा देश है। हमारे भारत में अलग अलग राज्य हैं। कितने राज्य हैं? हमारे राज्य का नाम क्या है? हरियाणा के अलग अलग जिले हैं। हमारे जिले का नाम क्या है? सोनीपत में अलग अलग गांव हैं, अलग अलग कॉलोनी है। तो कुछ लोग किसी कॉलोनी में रहते, किसी गांव में रहते हैं ना। और यहाँ बैठे हुए अधिकतर लोग सोनीपत के हैं।
अधिकतर लोग हरियाणा के हैं, अधिकतर लोग भारत के हैं, एक आधा पाकिस्तान या सारे भारत के। हमारे देश का नाम क्या है? तो ये हमारा देश भारत है। ये अभी हमारा देश ऐसा है, ये कभी ऐसा था या अब बदल रहा धीरे धीरे? ये धीरे धीरे पहले ना हमारा देश ऐसा नहीं था। ये सड़कें नहीं थी, ये बिल्डिंग्स नहीं थी, ट्रैक्टर नहीं थे, कार, हवाई जहाज, ट्रेन, ये सब चीजें कुछ भी नहीं थी। तुम लोगों ने जंगल देखा? जंगल, हर जगह जंगल थे। जंगलों में से कहीं कहीं से पेड़ काट के और छोटा सा खेत बनाते, कुछ लोग वहां रहने लगते, फिर थोड़े से और जंगल काटते, फिर थोड़े से और लोग रहने लगते, फिर थोड़े से और जंगल काटते, फिर थोड़े और लोग रहने लगते। तो ऐसे अलग अलग जगहों पर गांव बसे। अलग अलग जगह क्या बसे? भारत में गांव कहां से बसे तुम्हें पता चला? कहां से? जंगलों के पेड़ काटे। क्या किया? और जंगलों के पेड़ काट के क्या बनाए? और उन खेतों के पास क्या बनाए? उससे क्या बन गया? गांव बन गया। थोड़े से और पेड़ काटे, थोड़े से और, फिर धीरे 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 लोग ऐसे बसने लगे, गांव बसने लगे। गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए रास्ते बनाए। पहले पक्के रास्ते थे या कच्चे? कच्चे। अब धीरे 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 कुछ गांव बड़े हो गए, कुछ छोटे हो गए। गांव में ज्यादा लोग हो गए। जब ज्यादा लोग हो गए ना, तो कोई किसी का कुछ छीन ले, कोई कुछ कर दे। तो ऐसा करने के लिए फिर वहां पर एक सबसे ताकतवर आदमी राजा बनने लग गया। सब लोगों को क्या कहता कि तुम लोग थोड़ा थोड़ा अनाज मुझे दो, थोड़ा थोड़ा दूध मुझे दो, मैं खाली बैठा रहूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं होने दूंगा, तुम्हारे खेतों को नहीं छीनने दूंगा, तुम्हारे जो है गायों को नहीं छीनने दूंगा। तो इस प्रकार से राजा बनने लगे। पहले गांव में से कि पहले राजा बने? अब एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे गांव के ऊपर भी कब्जा करके तो उसका भी राजा बन गया, फिर और राजा बन गए। तो ऐसे करके बड़े बड़े राजा बन गए। इस प्रकार से महाजनपद बने थे। क्या बने थे? पहले बने गांव, गांव से बने जनपद, और जनपद से बने महाजनपद। जो आजकल के राज्य है ना, आजकल के राज्य, हमारा राज्य कौन सा? हरियाणा। तो इस प्रकार से जनपद बने, महाजनपद बने। सब हमारी बात समझ में? हरियाणा में तो बोल रहे हैं हम जिला। अगर उत्तर प्रदेश में अब ये बात कर रहे होंगे ना, तो वहां पर जनपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग मथुरा गए थे क्या? श्री कृष्ण जी की जन्म स्थान देख के नहीं गए थे? हम वृंदावन भी गए थे। वृंदावन में क्या देखा था? प्रेम मंदिर। और क्या देखा? इस्कॉन टेम्पल। देखो यहाँ पर दो टाइप के लोग बैठे। कितने टाइप के? जिन लोगों ने प्रेम मंदिर देखा था, अब प्रेम मंदिर को देखो, एकदम से तुम्हारे मन में आ रहा प्रेम मंदिर? आ रहा है क्या? जब मैं बातें कर रहा हूँ प्रेम मंदिर की, क्या तुम्हें कुतुब मीनार दिख रही थी? अच्छा, कुतुब मीनार का नाम ले रहा था तो तुम्हें रेड फोर्ट दिख रहा था क्या? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग चीजें देख के रखते हैं, फिर उनको जो भी बातें बताई जाती है तो वैसी बातें समझते हैं। तो प्रेम मंदिर है वो व्हाइट कलर का है या रेड कलर का? और जो रेड फोर्ट है वो आ रहा है समझ में तुम्हें? तो जो प्रेम मंदिर तुम देखने गए, इस्कॉन टेम्पल तुमने वहां देखा, जो वृंदावन में तुम घूमे, तो वहां पर लिखा होगा वृंदावन जनपद मथुरा। क्या? फिर तुम क्या देखने गए? ताजमहल। ताजमहल देखने गए तो वहां आगरा था, तो वहां जनपद आगरा। क्या लिखा हुआ था? यहाँ क्या लिखते हैं? जिला सोनीपत। क्या? जिला रोहतक। हम कुरुक्षेत्र भी गए थे क्या? तो वहां जिला क्या लिखा हुआ था? जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? बोलो ना। पहले तो जंगल काट के गांव बसे, गांव से थोड़े थोड़े बड़े होकर के जनपद बने, कुछ जनपद मिलके महाजनपद बने। महाजनपद भी तो राज्य थे। तुम्हें बात समझ में आई? फिर इतिहास में अलग अलग राजा बने। अशोक महान का नाम सुना? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम भी सुना है?
ऐसे प्राचीन भारत का इतिहास की किताबों में तुम्हें बताया जाएगा कि भारत में अलग अलग लोग ऐसे बसे। पहले छोटे छोटे राजा थे, एक राजा दूसरे के ऊपर आक्रमण करके उसके राज्य को छीन लेता था, तो थोड़े से बड़े राज्य बने। उसके बाद ऐसे भारत में लोग बनते जा रहे थे। उसके बाद भारत के अंदर धर्म बदले, बौद्ध धर्म आई, जैन धर्म आई, उससे पहले हिंदू धर्म यहाँ पर था। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? इस प्रकार से देश दुनिया का रहने का तरीका बदला। शुरुआत में तो जंगलों में खाना बदोश थे, कहीं कहीं घूमते रहते थे, उनके घर थे ही नहीं। फिर उन्होंने कहीं खेत बनाए, घर बनाए, खेत बनाए, घर बनाए, फिर शहर बसे, फिर राज्य बने, फिर ये पूरा भारत धीरे धीरे ऐसे बना। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? वेरी गुड। उसके बाद भारत में जो यहाँ पर जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, अब यहाँ पर जो हिंदू धर्म था, ऐसे अलग अलग धर्म थे। तो यहाँ पर मुस्लिम राजा आए। कौन आए? मुसलमानों ने आक्रमण किया, कुछ मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई, कुछ मस्जिद अपनी अपने आप बनाई। फिर यहाँ पर राजा जो है बने मुसलमान। कौन बने? पहले यहाँ पर कौन रहते थे? वे आपस में मिलजुल करके रहने लगे। कैसे रहने लगे? तो ऐसे रहने से ना कुछ बातें उनकी सीखी, कुछ उनकी सीखी, तो हिंदू मुस्लिम जो है ना, इस प्रकार से लोग रहने लग गए। ऐसा रहने के बाद भारत के ऊपर एक लंबा समय था जब दिल्ली सल्तनत यहाँ पर बसी। एक तो दिल्ली बसी थी इंद्रप्रस्थ, पांडवों ने बसाई थी। फिर दिल्ली का बसी थी, तोमरों ने बसाई थी। फिर दिल्ली बसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बसाई थी कुतुब मीनार के आसपास। इल्तुतमिश ने जो यहाँ पर वास्तविक संस्थापक उसका था। बलबंतक गुलाम वंश चला, ऐसा पढ़ा था तुमने? फिर खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने एक और मीनार जो है कुतुब मीनार के बराबर में, कुतुब मीनार देखी हुई तुमने? उसके बराबर में जो खिलजी की मीनार है वो भी देख रखी है या वो नहीं देख रखी? अगली बार जब देखने जाओगे तो कुतुब मीनार भी देखना। और जो खिलजी ने बनाई थी ना अलाउद्दीन खिलजी ने, थोड़ी सी मीनार, वो बड़ी नहीं बनी, थोड़ी सी बीच में ही रह गई, वो बीच में ही मर गया। उसके बाद उसको पूरा नहीं करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवानी शुरू की, वो भी मर गया था, लेकिन उसको पूरा करवाया किसने? इल्तुतमिश ने। किसने पूरा करवाया? अब जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो इमारत बनानी चालू करी ना, उसको पूरा करवाया ही नहीं किसी ने। वैसे कैसे आज भी अधूरी बिल्डिंग है, अधूरी मीनार खड़ी है। जो मैंने तुम्हें कहा समझ में आया? तो जैसे पहले भारत के लोग रहते थे, बाद में भी वैसे ही रहते थे। या मुसलमान राजा आने के बाद मामला बदल गया? लेकिन मुसलमानों में एक फर्क था, वे लोग यहाँ आए, यहीं बसे, यहीं खाए, यहीं रहा, यही सब कुछ किया। उसके बाद गैर तस्लम, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। लोधी जो है राजधानी दिल्ली से आगरा ले गए, आगरा में हम लोग गए थे। फिर वहां पर मुगल आए, मुगलों में से बाबर, हुमायूं, अकबर। अकबर का तुमने मकबरा देखा? जिसके अंदर जो जैसे ना ऐसे बताने से कैसे आवाज आती थी, देखा ना? याद है तुम्हें? सिकंदरा का मकबरा। अब जो लोग गए थे आगरा ट्रिप पर और जो लोग नहीं गए थे, देखो उनको फर्क हो गया पढ़ाई में। जिस दिन ये जो है बातें बताएंगे ना, तो उस दिन देखो फर्क महसूस होगा तुम लोगों को। अब उसके बाद फतेहपुर सीकरी तुमने देखा? फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा तुमने देखा? बिल्कुल छोटा सा दरवाजा ना, और बुलंद दरवाजा छोटा सा बड़ा सा। अब जिसने देख रखा उसको तो बुलंद दरवाजा दिख रहा, जिसने देख नहीं रखा उसको कैसे दिखेगा? फिर फतेहपुर सीकरी से तुम लोग वापस आए थे। ऐसे जितनी बातें तुम्हें दिखाई जाए, तो ये जो ना ये जो भ्रमण होते हैं, ये शैक्षणिक भ्रमण होते हैं, एजुकेशनल ट्रिप्स होते हैं, ये जरूर करने चाहिए। इससे आगे बढ़ाता हूँ बात। ये जो मुगल थे ना, आखिरी मुगल था, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और फिर तो शाहजहां आगरा से राजधानी दिल्ली में ले आया। दिल्ली में उसने लाल किला बसाया और दिल्ली से राजधानी चालू होने लग गई। तो पहले राजधानी गई आगरा, फिर आई दिल्ली, और दिल्ली आने के बाद दिल्ली का सुल्तान बना औरंगजेब। कौन बना? औरंगजेब। औरंगजेब तक तो मुगल साम्राज्य था ताकतवर, लेकिन अंग्रेज आ गए थे व्यापार करने। अंग्रेज क्या करने आ गए? शुरुआत में तो व्यापारी थे, आकर के पंखे लाए लो, पंखे ले लो,
तुम्हें बिजली से हवा निकलनी पड़ेगी, पंखे से बढ़िया हवा होगी। ऐसे कुछ कुछ चीजें बना बना करके लाए, यहाँ पर अपना सामान बेचते और यहाँ से सामान खरीद के वापस ले जाते, फिर वहां से यहाँ तैयार माल लाते, यहाँ से फिर वापस ले जाते। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने देखा कि भारत के लोग तो आपस में बटे हुए हैं, आपस में एक देश जैसे नहीं रहते थे, बुद्धू है, तुरंत से सुन लेते हैं, ऐसे ना आपस में फूट डाल दी। अच्छा देखो तुम्हारे बारे में तो वो ऐसा कह रहा था, तुम्हारे बारे में वो ऐसा कह रहा था, आपस में फूट डालो और राज करो। आपस में राजाओं को लड़वा भिड़वा दिया, आपस में लड़ने से उनकी ताकत कमजोर हो गई। कमजोर ताकत होने से अंग्रेजों के जो भले बने रहते उनको गिफ्ट देते, और यहाँ पर है ना भारत का जो सामान है उसको तो बहुत सस्ता खरीदते और अपने सामान को बहुत ज्यादा महंगा खरीदते। इस प्रकार से भारत से बहुत सारा धन ले गए, भारत से बहुत सारा धन। जो मुस्लिम थे ना, जैसे अकबर था तो वो यहाँ राजा बना, इसका मकबरा भी यही बना, काम धंधा भी यही चला, जो पैसे कमाए हुए भी यही रहे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ से पैसे को और धन को बाहर ले गए अपने देश में। पैसे को धन को कहा ले गए, यहाँ के राजाओं को आपस में लड़ाते रहते और धीरे धीरे यहाँ के राजाओं को कर दिया कमजोर और अपने आप बन गए ताकतवर। और फिर 1756 में 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई और पहली बार अंग्रेज व्यापारी से राजा बन गए, अंग्रेज व्यापारी से अब राजा बनने के बाद फिर बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में। अब 64 में बक्सर की लड़ाई हुई तो उनका राज्य बिल्कुल पक्का हो गया। ऐसा होने के बाद 1772 में उन्होंने स्थायी बंदोबस्त किया, 73 में स्थायी बंदोबस्त, जमीन का स्थायी बंदोबस्त कि तुम जमींदार हो और ये जमीन तुम्हारी है। बाकी लोगों से वो काम करवाता, पैसे इकट्ठे करता और अंग्रेज उस जमींदार से पैसे ले लेते। तो इस प्रकार से पूरे भारत के अंदर जमीन का स्थायी बंदोबस्त हुआ और जमीन से टैक्स लेने लगे। उस टैक्स के बदले भारत में अंग्रेज कुछ भी नहीं करते थे, सिर्फ पैसा लेते, उस पैसे से सामान खरीदते और यहाँ के सामान को इंग्लैंड भेज देते। धीरे धीरे इंग्लैंड तो बन गया अमीर और भारत बन गया गरीब। जो भारत में सोने की चिड़िया थी, यहाँ पर बहुत ज्यादा धन था, सारे धन को धीरे धीरे करके इंग्लैंड में ले गए। ऐसा होने से भारत के लोग गरीब होने लग गए। फिर भारत के लोग विरोध करते तो उनको अत्याचार करने लग गए, भारत के लोगों को पीटते थे। तो भारत के लोगों को अंग्रेजों के अत्याचार से बचाने के लिए भारत में अलग अलग लोग पैदा हुए, अलग अलग लोगों ने काम किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ कुछ काम किया। शुरुआत में नरम दल था, थोड़े दिनों बाद गरम दल आया और फिर गरम दल के बाद महात्मा गांधी का युग आया। महात्मा गांधी ने कांग्रेस को बहुत बड़े स्तर पर पहुंचा दिया, आम जन लोगों तक पहुंचा दिया। ऐसे योग आंदोलन किया कि अंग्रेजों का राज्य चलाने में हम सहायता नहीं करेंगे, अंग्रेजों के राज्य चलाने में जितने लोग नौकरी लगे उन्होंने नौकरी छोड़ दी, जितने वकील थे उन्होंने वकालत छोड़ दी, जो बच्चे थे उन्होंने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। तो इस प्रकार से अंग्रेज जितनी संस्थाएं चलाते थे सारी चीजें छोड़ दी। ऐसे योग आंदोलन जो है चल रहा था। फिर ऐसे योग आंदोलन को धीरे धीरे ढीला होने लग गया, लोगों में सुस्ती आने लग गई, लोग निराश होने लगे। लंबा चल गया ना, जैसे किसान आंदोलन चला था तो किसान आंदोलन शुरुआत में होता तो ज्यादा जोश होता, धीरे धीरे कम होता, धीरे धीरे तो फिर खबरें भी नहीं आती। तो इस प्रकार से ऐसे योग आंदोलन धीरे धीरे कम होने लग गया। तो महात्मा गांधी ने सोचा अब क्या करें, तो फिर एक चोरा चोरी की घटना हुई। क्या हुई? तुम्हें चोरा चोरी की घटना का पता है? तुम्हें पता है? तुम्हें पता है चोरा चोरी की घटना क्या है? चोरा चोरी में कई पुलिस वालों ने एक नौजवान को पीट दिया। चोरा चोरी एक जगह है, जैसे सोनीपत एक जगह ना, वैसे ही गोरखपुर में यूपी में चोरा चोरी एक जगह है। वहां चोरा चोरी में पुलिस वाले थे, उन पुलिस वालों ने एक नौजवान को पीट दिया। पुलिस वालों ने क्या किया? और इतना पीट दिया कि वो मर गया। तो वहां जो भीड़ थी ना, वो भीड़ बहुत गुस्से में आई, वो भीड़ उन पुलिस वालों को पीटने लगी। तो वे भाग करके जाकर के चोरा चोरी की पुलिस लाइन में घुस गए।
पुलिस लाइन में घुस गए ना तो लोगों में गुस्सा था ज्यादा, उस पूरी लाइन के दरवाजे उन्होंने अंदर से बंद कर लिए थे, उसके ऊपर तेल डाल करके भी टिका और उनके अंदर आग लगा दी और जितने भी पुलिस वाले थे वे सभी अंदर ही जल गए थे। 22 पुलिस वाले, जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? उन पुलिस वालों ने जिन्होंने भारत के एक नौजवान को मारा था, उस नौजवान की मौत का बदला लेने के लिए पुलिस वालों ने वहां पर जाकर के ऐसे उन पुलिस वालों को मार दिया। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन अभी बबीता मैम ने बताया तुम्हें साइमन कमीशन यहाँ पर आया था कि भारत में जो राज्य चल रहा है वो सही चल रहा है कि गलत चल रहा है, भारतीयों को कितने राइट्स देने चाहिए नहीं देने चाहिए, अलग अलग तरीके से लोग जो इस प्रकार से कर रहे थे। असहयोग आंदोलन के बाद साइमन कमीशन भारत में आया, उसका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय की पूरी टीम ने उनका विरोध किया। साइमन कमीशन गो बैक, क्या नारे थे? लाला लाजपत राय क्या बोल रहा था? साइमन कमीशन। क्या बोल रहा था? बाकी लोग क्या बोल रहे थे? तो ऐसे नारे लगाने आते हैं? मैं बोल के दिखाता हूँ, साइमन कमीशन, वेरी गुड, साइमन कमीशन, ऐसे नारे लगा रहे थे। तो ऐसे नारे लगाने के कारण बबीता मैम ने अभी बताया पुलिस वालों को लगा कि अंग्रेजों को मार गिराएंगे इतनी भीड़, तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाला लाजपत राय के सर में बहुत लाठियां लगी। लेकिन ये घटनाएं है ना, देखो आज भी बोली जा रही, आज भी बताई जा रही है। इन बातों के कारण बहुत लोग खड़े हुए, महात्मा गांधी से अलग हो गए, कांग्रेस से अलग हो गए और गरम दल उन्होंने क्रांतिकारी दल बनाया। और क्रांतिकारी दल में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और रासबिहारी बोस, इस प्रकार के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने यहाँ पर क्रांतिकारी दल का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि हम आजादी भीख में मांगकर नहीं लेंगे। क्या कहा? आजादी स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे कहा था। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बोलिए लिखा, और इसे हम लेकर रहेंगे। इस प्रकार के लोग भारत में खड़े होने लगे, अंग्रेजों को पीटने लगे, मारने लगे। अंग्रेजों को ये दिखने लग गया कि हाँ कुछ हो सकता है। तो इस बीच में फिर उन्होंने जो भगत सिंह और इनके साथी थे इनको पकड़ लिया, इनको लाहौर षड्यंत्र के केस में सजा दी गई और आज का ही वो दिन है। वैसे तो 24 मार्च को होना चाहिए था, लेकिन किस दिन कर दिया? लोग इकट्ठे होने लगे, उनको ये डर था कि कभी जेल को तोड़ करके और इनको लोग निकाल के ना ले जाए, इसलिए उन्होंने शाम को ही जो है उनका जो है उनको फांसी दे दी और उनका अंतिम संस्कार, जैसे बता रही बबीता मैंने बताया, उनका जो है सही तरीके से नहीं किया अंतिम संस्कार। उनके शरीर के पहले टुकड़े काटे, उन टुकड़ों को बोरे में भरा, बोरे में भर करके वहां ले गए रावी नदी के किनारे और रावी नदी के किनारे उन टुकड़ों के ऊपर तेल छिड़क करके उनमें आग लगा दी। तब तक भीड़ में से किसी को पता चल गया कि तुम यहाँ मेन गेट पर क्या खड़े हो। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के पार्थिव शरीर को तो पिछले दरवाजे से ले गए रावी नदी के किनारे पर। तो सारी भीड़ रावी नदी के किनारे पर भाग ली। वहां जाने के बाद उन्होंने देखा अंग्रेजों ने कि ऐसे जो आके मार सकते हैं, तो उन्होंने उन जलती हुई लाश के टुकड़ों को पानी में डाल दिया। अब रावी नदी में पानी तेज चल रहा था तो उसके कुछ टुकड़े तो मिले, बाकी टुकड़े चले गए। फिर उनका विधिवत रूप से उन्होंने अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसमें ये पता नहीं था कि ये पैर भगत सिंह का है कि राजगुरु का है कि सुखदेव का है, ये हाथ किसका है। कुछ कुछ चीजें मिली और कुछ कुछ चीजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? yes, तब से आज तक 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का ये जो शहीदी दिवस है ये मनाया जाता है। उन्होंने अपनी जान को देश के ऊपर कुर्बान कर दिया, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा और भगत सिंह ने अपनी जान कुर्बान करने के अलावा बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी किताबें लिखी, आने वाले नौजवानों को बहुत सारी बातें समझाई। तुम्हें भी भगत सिंह की किताब पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? ऐसे महात्मा गांधी की किताबें पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? चंद्रशेखर आजाद की
जिन लोगों का शहादत दिवस पूरी दुनिया मनाती है, पूरा देश मनाता है, उन लोगों को जरूर से हमें पढ़ना लिखना चाहिए, जानना चाहिए। अब इनका दल तो बिखर गया, लेकिन इनके विचार पूरे भारत के नौजवानों में आ गए। पूरे भारत के नौजवानों को पता चल गया, अंग्रेज कहीं भी गड़बड़ पकड़ करते, उनको पकड़ते और वहीं पीटते। तो धीरे धीरे अंग्रेजों को लगने लग गया कि अब भारत में तुम लोग रह नहीं सकते हो। 1942 में फिर भारत में महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या चलाया? भारत समझ में? उन्होंने क्या कहा? अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्या कहा? 1942 से लेकर के कुछ दिनों तक ये आंदोलन चला और फिर 1947 में भारत से 15 अगस्त को अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर उठा ले गए और यहाँ भारत पर फिर भारत के लोगों की सरकार बनी, फिर भारत स्वतंत्र बन गया। अब भारत के ऊपर भारत की सरकार है, दूसरे लोगों की? भारत के ऊपर भारत के लोगों की सरकार है। अब यहाँ जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, तो अब हमारे प्रधानमंत्री कौन? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या नाम हमारे प्रधानमंत्री का? अभी यहाँ पर जो राष्ट्रपति जी हैं उनका नाम क्या है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम उनका? ऐसे केंद्र सरकार चलती है, ऐसे राज्य सरकार चलती है। हरियाणा सरकार, हरियाणा में अभी कुछ दिन पहले तक मुख्यमंत्री थे श्री मनोहर लाल खट्टर जी। जिस दिन हमारा वहां पर फंक्शन हो रहा था, तुम लोग गए थे उस फंक्शन में? उस फंक्शन में तुम्हें कुछ मजा आया नहीं आया? उस फंक्शन में जाकर के दुखी कौन हुआ? अब जो लोग देखो गए, उन्होंने देखा कि कितना अच्छा फंक्शन हो सकता है। अब जो लोग नहीं गए, तो उन्होंने देखा ही नहीं कुछ भी। देखो, जो तुम देखोगे वही सीखोगे, जो तुम देखोगे वही सीखोगे। तो जब भी तुम्हें मौका मिलता है कि अच्छी अच्छी चीजें देखने जाओ, तो हम तुम्हें बहुत सारी चीजें दिखाएंगे, बहुत सारी चीजें बताएंगे। अब तुम्हें पता चल गया भारत पहले कैसा था? जंगल थे, जंगल काट के खेत बनाए, फिर गांव बसाए, फिर शहर बसे, फिर राज्य बने, फिर यहाँ पर जो है मुस्लिम आक्रमणकारी आ गए, वे यहाँ पे बस गए। शुरुआत में तो आते आक्रमण करते, सामान उठाने जाते, आते आक्रमण करते, सामान उठाने जाते। फिर उन्होंने देखा वापिस तो जाना, यही रहने लग जाओ, यही राज करने लगे। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने तो अंग्रेज यहाँ पर आकर के यहाँ रहे नहीं, भारत को अपना घर नहीं माना, यहाँ के धन को बाहर ले गए। और इसके ऊपर किताब लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ। क्या? कि अंग्रेज यहाँ से धन ले जाते उल्टा कुछ भी नहीं लाते। अंग्रेज यहाँ से धन, इसलिए यूरोप अमीर है। इंग्लैंड और इंग्लैंड के साथ जितना यूरोप है ना, वो बहुत अमीर है। वहां पर तुम डीडीएमजे में देखो, शाहरुख खान और काजोल है ना, उस खुली ट्रेन में जो बड़े मजे से घूम के आते हैं। भारत में ऐसी ट्रेन है नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत गरीब देश है। अब धीरे धीरे हम भी मेहनत कर रहे हैं, सरकार भी मेहनत कर रही है, धीरे धीरे यहाँ भी अच्छा बन रहा है। दिल्ली में मेट्रो बनी नहीं, अच्छी है खराब? अच्छी है। भारत में भी धीरे धीरे अच्छी अच्छी चीजें बन रही हैं। अब अच्छी सड़कें बन रही, नहीं बन रही? बन रही है। भारत के लोग भी जो ना उपग्रह से, सैटेलाइट से चंद्रयान भेज देते हैं चांद पर। भारत का यान गया था नहीं गया? बोलो ना। अब जो भारत में पढ़े लिखे और अच्छे लोग हैं ना, उनके लिए अच्छा जीवन है। भारत में पहले बहुत गरीबी थी, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, सबको बराबर ट्रेन में जाना है, सबको बराबर बस में जाना है, सबको बराबर ऑटो में जाना है। लेकिन आज फर्क हो गया, जो अच्छी पढ़ाई लिखाई करके अच्छा जीवन जीते हैं, तो उनके पास कार बढ़िया या खराब? और जो बिल्कुल अच्छा काम नहीं करते, उनके पास कार है कि नहीं है? नहीं है। ऐसे फर्क पड़ गया। तो तुम लोग बड़े होने के बाद अच्छे तरीके से पढ़ के अच्छे लोग, अमीर लोग बनना चाहते हो या वैसे के वैसे गरीब के गरीब? जो लोग सुनते नहीं ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो लोग सुनते नहीं है वो कभी नहीं सुधरेंगे। जिन लोगों को ध्यान कभी इधर है, क्लास में जो है टीचर जब पढ़ाते हैं तो हर एक टीचर को चाहिए क्लास में सही तरीके से बैठे कि नहीं। अब यहाँ पर सब लोगों को ऐसे कहना कि बेटा तुम सीधे बैठो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्लास में कहना कि बेटा तुम सीधे बैठो, तुम हाथ और मुंह का गैप बना के रखो, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज क्या है। अगर टीचर्स क्लास में ये बात नहीं देख रहे हैं, पहली चीज तो लुक है, देखने से पता चलना चाहिए कि बच्चे स्मार्ट है कि नहीं है। किसी का रंग रूप बॉडी स्ट्रक्चर कैसा भगवान ने दिया ये नहीं पता,
लेकिन जैसा है उसके अंदर उनको रिप्रेजेंट करना आता कि नहीं आता है, इनकी कंसंट्रेशन पावर है कि नहीं है, ये सीधे बैठ पाते कि नहीं बैठ पाते, ये सभी टीचर्स को ध्यान रखना चाहिए। क्लास में बच्चे जो ना नाखून खाते रहते, टीचर अपना पढ़ाता रहता, बच्चा नाखून खा रहा है तो टीचर के पढ़ाने का फायदा क्या है? तो ये टीचर्स को भी इस प्रकार से ध्यान देना है। तो पहला काम अपीयरेंस में स्मार्ट बनाना चाहिए बच्चों को, और ये क्लास में बार बार टोक करके तब जो ये बात बनेगी। भाषा के ऊपर काम करना चाहिए कि अपनी भाषा भी सुधारें, बच्चों की भाषा भी सुधारें। फिर इनके ज्ञान के ऊपर, आज हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी रखने से कुछ नहीं होने वाला। स्मार्टनेस बॉडी लैंग्वेज में आएगी, स्मार्टनेस उनके सोचने में आएगी, स्मार्टनेस उनके आइडियाज में आएगी, वे क्रिएटिव बनेंगे, तब मामला बनेगा। और हम लोग जो है तो ये बच्चों को कभी आगरा घुमा के लाते हैं, कभी कुरुक्षेत्र घुमा के लाते हैं, कभी उनको अलग अलग कहानियां सुनाते हैं, तो इन सब चीजों के मिश्रण से मामला बनता है कि क्या बात बनेगी। जिन लोगों ने बातें सुनी ध्यान से, कैसे भारत पहले था, कैसे बसना शुरू हुआ, कैसे राज्य बने, कैसे मुस्लिम्स आए, कैसे अंग्रेज आए और कैसे वापस गए, अब कैसे देश विकसित हो रहा है, तो मैंने अपनी बात में इतनी बातें समझाने की कोशिश की। जिन लोगों ने ध्यान से बातें की, सुनी, उनको तो सारी बातें समझ में आ गई। अब जिन्होंने सुनी नहीं, वो कैसे सुनेंगे, कैसे समझेंगे, फिर उनको क्लास में पढ़ने में सब आसान दिखने लगेगा। एक पिक्चराइज करना ऐसे टीचर्स को भी आना चाहिए कि हम पूरे इतिहास को आधे घंटे में बता दें, हम पूरे प्राचीन भारत को आधे घंटे में बता दें, हम पूरे प्राचीन भारत को 3 महीने में पढ़ाएं। तो ये टीचर की जो है क्वालिटी होती है। हर एक टीचर अपने सब्जेक्ट को इस तरीके से वो रखना चाहिए कि अगर सारी चीजें हमें 10 मिनट में 20 मिनट में बतानी हो तो हम कैसे बताएं, सारी बात को हम लोग 2 घंटे में बतानी हो तो कैसे बताएं, और सारी बात को हमें 6 महीने पढ़ाना है तो फिर हम कैसे पढ़ाएं। ये टीचर के गुण होते हैं। तो जितना ज्यादा टीचर्स पढ़ेंगे उतना ज्यादा बच्चों तक ज्ञान पहुंचेगा, और बोलने का तरीका और ये सब चीजें हर एक टीचर को और सब लोगों को सीखनी चाहिए। चलिए, आज मैं इतनी ही बातें करता हूं। पहली बार देख रहा हूं कि अब की बात जो ना, अब की बात शहादत दिवस, शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस और होली लगभग बराबर आ रही है। आज हम शहादत दिवस भी मना रहे हैं। भगत सिंह की मूर्ति के ऊपर अभी हम जो है यहाँ पर एक दिया प्रज्वलित करेंगे। सभी टीचर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग आगे आए और सभी स्टूडेंट्स खड़े होकर के देखेंगे। और भगत सिंह का बहुत प्रिय नारा था, इंकलाब जिंदाबाद। तुम्हें नारा लगाना था नहीं आता? इंकलाब जिंदाबाद। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मैं बोलूंगा इंकलाब जिंदाबाद, तुम 2 बार बोलना जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ ऊपर करने चाहिए, जोश तो होता ही नहीं है। भगत सिंह के नारे में जोश होता था, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी टीचर्स यहाँ आ गए और दीप प्रज्वलित करेंगे, हम लोग और उसके बाद फिर हम होली खेलेंगे। होली खेलने के लिए हम पत्थर लेंगे, यहाँ तक नहीं लगाना होली। चलिए, होली है, होली खेल के खाना खा लेंगे।